हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेज में। फ्रेंड्स, हम सभी एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं एमसीक्यूज का। एमसीक्यू का एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टीजीटी पीजीटी, ये टीजीटी के लिए ठीक है। हम लोग इकोलॉजी का एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इकोलॉजी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो इकोसिस्टम और पॉपुलेशन से बनने वाले जो भी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी, एलटी। इसके अलावा जहाँ भी बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसके अलावा ये जो बीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, बीएससी के किसी भी पार्ट में जहाँ भी इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मांसाहारी हैं, कार्निवोरस आर। कार्निवोरस जनरली क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका, ठीक है, यूजुअली प्राइमरी कार्निवोरस। जो कार्निवोरस हैं वो सामान्यतः प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, यूजुअली सेकेंडरी कंज्यूमर, यूजुअली सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर, यूजुअली डीकम्पोजर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कार्निवोरस है वो सेकेंडरी एंड टर्सरी दोनों ही कंज्यूमर में आते हैं, यूजुअली ये टर्सरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। अब चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ इसे लगा करके चलेंगे। द वर्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय। जो इकोसिस्टम शब्द है सबसे पहले किसने क्वाइंड किया या किसने दिया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले, इसको आप 100% इंपॉर्टेंट मान करके चलेंगे, यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एजी टॉन्सले। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व निहित होता है, किस में निहित होता है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जो है वो क्या काम करता है? पहला ऑप्शन है हमारा साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, दूसरा ऑप्शन है फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों ही फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये मटेरियल के साइक्लिंग करने में भी हेल्प करता है, इसके अलावा यह एनर्जी के फ्लो में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, आइए इस चीज को देखें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हम साइक्लिंग की अगर बात करें तो ये, जैसे हम किसी भी मटेरियल की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर नाइट्रोजन की ही बात कर लें, तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर इसका परसेंटेज जो है 78% होता है। फिर भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या प्लांट होते हैं वो इसका यूज नहीं कर पाते। जो प्लांट हैं इसका यूज नहीं कर पाते क्योंकि इनके बीच में हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के वजह से जो प्लांट है डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर पाते। तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ लेग्यूमिनस जो प्लांट हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, इन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम,
नॉस्टॉक, ये क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। इस नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। अब ये जो नाइट्रेट है इसको प्लांट यूज करता है अपने फोटोसिंथेसिस में। जो प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट मान लो एक प्लांट है, तो ये प्लांट क्या कर रहा है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को या इस नाइट्रेट के फॉर्म में जो है नाइट्रोजन, इसको प्लांट ने यूज़ किया और ये प्रोटीन बनाया, यानी अपना फ्रूट बनाया। और उसके फ्रूट में क्या होता है, क्योंकि ये सभी दलहनी फसलें होती हैं, इसमें सब के सब दलहनी फसलें आती हैं, तो इसने क्या किया, अपना प्रोटीन बनाया या अपना फ्रूट बनाया, इसमें प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन का यूज़ ह्यूमन अपने कंजप्शन में करता है। इस प्रोटीन का यूज़ ह्यूमन या एनिमल करेंगे तो अच्छा रहेगा। एनिमल इसका एनिमल यूज़ किए। अब एनिमल इसको यूज़ किए तो जो भी उन्होंने दाल खाया या इस तरह की दाल खाया तो उसमें वहाँ पर भी नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन का इसने क्या किया, एक्सक्रीट आउट किया, जो भी इसका एक्सक्रीटा है। तो अगर हम ह्यूमन के केस या मैमल के केस में देखें तो जनरली क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है अमोनिया होता है, यूरिया। इस यूरिया का डिस्चार्ज किया या एक्सक्रीट किया, यूरिया एक्सक्रीट आउट हुआ। अब इस यूरिया में इसमें भी नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इस यूरिया को इसने वापस क्या किया, सॉइल में डिस्चार्ज किया, ठीक है। अब इस सॉइल से अगेन प्लांट क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे और यहाँ से मैं इसको बनाऊँ, ठीक है। इस सॉइल से अगेन प्लांट इस चीज को यूज करेंगे और किस फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में इसको अगेन यूज करेंगे। तो आप यहां पर ये देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट ये क्या हो रहा है, साइक्लिंग हो रहा है। यहां पर जो एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट का या मटेरियल का क्या होता है, साइक्लिंग होता है। दूसरा, फ्लो ऑफ एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम में हर ट्रॉपिक लेवल पर, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे से तीसरे, इस तरह के टॉप तक जो है एनर्जी का फ्लो भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द ओनली गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन एब्जॉर्ब द सन डेंजरस रेडिएशन। एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वायुमंडल में ऐसा एकमात्र गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन पहला ऑप्शन है CO2, क्या CO2 है। दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो एटमॉस्फेरिक जो भी सनलाइट की रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ओजोन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा परितंत्र है। तो सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा होता है, क्या फॉरेस्ट, मैराइन। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैराइन इकोसिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। द स्पीसीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज, वह स्पीसीज जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं उन स्पीसीज को कहा जाता है। उस स्पीसीज को क्या कहा जाता है,
तो उन्हें एलोपैट्रिक स्पीसीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? ये क्या होता है, सेम स्पीसीज होती हैं, पर कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, जैसे मान लो कहीं एक स्पीसीज यहाँ पर रह रही है, ठीक है, तो ये एक स्पीसीज की पॉपुलेशन है, फिर यहाँ पर कुछ नेचुरल आपदाएं आती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर या तो खाई बन जाए या यहाँ से कोई नदियों का बहाव हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होती है, दो स्पीसीज अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में चले जाते हैं और ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है Echinus attached to the body of shark with the help of its dorsal sucker. This is an example of। ये कह रहा है कि इकाइनस एक फिश है, इकाइनस एक फिश है जो शार्क की बॉडी से अटैच रहती है। तो इसमें शार्क की बॉडी से अटैच है, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कॉमेंसलिज्म, या एक कॉमेंसलिज्म है विदाउट कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट। तो ये इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है शार्क एंड इस सकर फिश के बीच में। सकर फिश, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, और कॉमेंसलिज्म में जनरली होता क्या है, और ऐसा जो इंटरेक्शन है इसे हम कॉमेंसलिज्म कहते हैं। कॉमेंसलिज्म। इन्हें कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, इसमें एक स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरा जो स्पीसीज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो अनअफेक्टेड होती है, तो उसे हम कॉमेंसलिज्म कहते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है बायोटिक पोटेंशियल मीन्स। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब हो गया कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम। या दूसरा ऑप्शन है कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू माइग्रेट इन एंड आउट ऑफ द पॉपुलेशन। तीसरा ऑप्शन है ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऑप्शन नंबर डी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? बायोटिक पोटेंशियल का मतलब वह है पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है कितना रिप्रोडक्टिव रेट है उसका, वो इसका क्या कहलाता है? बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज। जो एनर्जी का फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम में वो हमेशा किस तरह का होता है? क्या वह साइक्लिक फॉर्म में होता है एनर्जी का फ्लो? क्या वह सेमी साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक होता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव? तो जो भी एनर्जी फ्लो है वो हमेशा क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। हमेशा क्या होगा? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। तो हमेशा ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल होगा। तो यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी।
यानी नॉन साइक्लिक। ये कैसा होता है? नॉन साइक्लिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉट हार्म। ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरे स्पीशीज को ना तो फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है, तो इस तरह के एसोसिएशन को क्या कहते हैं? ऐसे एसोसिएशन को अभी हम पिछले क्वेश्चन पर देख करके आ रहे हैं। ऐसे एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? कॉमेंसलिज्म कहा जाता है, जिसमें एक स्पीशीज को यानी स्पीशीज 1 को फायदा होता है और दूसरा स्पीशीज अनअफेक्टेड रहता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉमेंसलिज्म कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडेफिक फैक्टर इज रिलेटेड टू। एडेफिक फैक्टर किससे संबंधित होता है? तो एडेफिक फैक्टर क्या ये ह्यूमिडिटी से संबंधित होता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, या फिर इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन मेटाबॉलिज्म, या फिर ये इफेक्ट ऑफ कोल्ड एंड हीट? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एडेफिक फैक्टर का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो एडेफिक फैक्टर। अच्छा, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सॉइल के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस कहते हैं। पीडोजेनेसिस। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसके स्टडी को क्या कहते हैं? तो पीडोलॉजी। पीडोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। द फिनोमिना इन विच वन स्पीशीज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीशीज इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है बाय दियर टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन सिक्रीशन से। तो ऐसे एसोसिएशन को या इस तरह के इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे इंटरैक्शन को कहा जाता है एमेंसलिज्म। इसे क्या कहा जाता है? एमेंसलिज्म कहा जाता है। ठीक है, कॉमेंसलिज्म में दोनों ही इसमें से एक फायदा होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। इसमें म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, दोनों स्पीशीज को फायदा होगा, पर इनके बीच में एक परमानेंट एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन एक दूसरे के साथ बिना इनका जीवन अधूरा होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरे स्पीशीज को नुकसान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है? तो इसमें देखेंगे क्या सेल वॉल का डेवलपमेंट, वॉल डेवलप स्केलेरन काइमा, वॉल नहीं है बेल हो ना, हाँ ठीक है, बेल डेवलप स्केलेरन काइमा। दूसरा बेल डेवलप वैस्कुलर टिश्यू, एयर स्पेस एंड क्यूटिकल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एडॉप्टेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि जो प्लांट होते हैं उनमें कौन सी एडॉप्टेशन होती है। जो हाइड्रोफाइट होते हैं उनमें किस तरह का एडॉप्टेशन होता है? तो इसमें एयर स्पेस पाए जाते हैं। इस तरह के प्लांट में क्या पाए जाते हैं? वेल डेवलप एयर स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, जो इन्हें फ्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए कम्युनिटी द इंटरएक्शन ऑफ सेवरल चेन कैरिंग फूड एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज नोन एज। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पर सभी के लिए भोजन का पर्याप्त चीज़ें होती हैं, तो ऐसे इसे हम क्या कहते हैं? तो ये किसका डेफिनेशन है? यह एक ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए।
ठीक है, फूड चेन, जिसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को खाते हैं और दूसरा तीसरे को पहला स्पीशीज दूसरे द्वारा खाया जाता है, दूसरा तीसरे द्वारा खाया जाता है। तो इस तरह से एक चेन बन जाता है और इस चेन को ही हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द कॉमेंसलिज्म इज ए टर्म विच कैरेक्टराइज। तो इसमें क्या होता है, कॉमेंसलिज्म हम कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं लिविंग टुगेदर। चलिए इसको स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कॉमेंसलिज्म का कई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एबाइजल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन। एबाइजल फॉर्म ऑफ एनिमल्स, जिसमें एयर स्पेस पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या वो डीप सी में पाए जाते हैं, डार्क एरिया ऑफ सी में पाए जाते हैं, या द एरिया ऑफ सी वेयर वाटर इज क्वाइट एंड ऑलमोस्ट स्टिल। ठीक है, तो ये ऐसे इसके क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे जो एनिमल हैं वो डीप सी फिशेज में पाए जाते डीप सी में पाए जाते हैं, और ये एबाइजल का मतलब होता है ये फवारे निकालते हुए जो वहाँ से बाहर आते हैं, इनमें एयर स्पेस पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमल विच लिव एट द बॉटम ऑफ सी आर कॉल्ड। वो जंतुएं या वो जानवर जो समुद्र के तल पे रहते हैं, बॉटम पर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, लेंटिक कहा जाता है, बेंथिक कहा जाता है, पेलेजिक कहा जाता है, या फिर लोटिक कहा जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो बॉटम में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेंथिक एनिमल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है, फॉर ए गिवन इकोसिस्टम द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। यानी कि जो टोटल अमाउंट है किसी भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी प्लांट अपने अंदर एक्यूमुलेट करता है, या जो भी वो फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या उसे नेट प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या फिर प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, या फिर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। अब इस ग्रॉस प्रोडक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, नेट प्रोडक्टिविटी को निकाल लेंगे, यानी नेट प्रोडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन को हम यहां से निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द बायोडाइवर्सिटी इज लोवेस्ट इन। बायोडाइवर्सिटी सबसे कम कहां पर होती है, तो सबसे कम बायोडाइवर्सिटी कहां पर होती है, टुंड्रा क्षेत्र में होती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, द ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन सो। एक फूड श्रृंखला में ट्रॉपिक लेवल किसको दर्शाता है, पहला ऑप्शन है फंक्शनल लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा रोल ऑफ स्पीशीज, और चौथा निकी। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक लेवल जो शो करता है वो किसको शो करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी, एनर्जी लेवल। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। 100% क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच फॉरेस्ट कवर शुड बी देयर इन हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वांछनित क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो इसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, 67% वन होना चाहिए, यानी फॉरेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर प्लेन एरिया में कितना होना चाहिए,
प्लेन एरिया में होना चाहिए 33% होना चाहिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है द फील्ड कैपेसिटी इज एक्सटेंड टू विच ए सॉइल कैन होल्ड। फील्ड कैपेसिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 22 एक्सट्रीमिटी ऑफ, अच्छा इस क्वेश्चन को भी हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया 21 MCQs को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे। जो भी इसमें क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोगों की एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से हो। तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस कर लिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं बस। ये कह रहा है एक्सट्रीमिटी ऑफ टेल ईयर एंड रिलेटिव tail, ear and nose are relatively shorter in animal living in cooler region as compared to the inhabiting in warmer region। तो यहाँ पर एक रूल दिया गया है, जो ये रूल कहता है कि जो भी एनिमल ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनकी नोज, ईयर, टेल ये सब छोटे होते हैं। यानी जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं इनके नोज, ईयर, टेल ये सभी छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं इन एज कंपेयर टू दोज इन वार्मर रीजन। यानी कि जो गर्म प्रदेश में रहते हैं उनके नोज, ईयर एंड टेल बड़े होते हैं, और ठंडे प्रदेश में रहने वाले के नोज, ईयर एंड टेल ये सब कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो ऐसा कौन सा रूल कहता है? तो ऐसा रूल क्या है? एलन रूल कहलाता है। एलन रूल, ALL है यहाँ पर। एलन रूल कहलाता है, क्या जॉर्डन रूल कहलाता है, बर्गमैन रूल कहलाता है, ग्लोजर रूल, बर्गमैन रूल या फिर वो जॉर्डन रूल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलन रूल कहता है, एलन रूल कहता है कि जो भी एनिमल ठंडे प्रदेश में रहते हैं, यानी जो भी मैमल ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनका टेल, नोज और ईयर वो छोटा होता है। गर्म प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स का नोज और इन सारी चीज़ें बड़ी होती हैं। जबकि बर्गमैन रूल क्या कहता है, इसको हम लोग अगले अपने वीडियो में देख चुके हैं सारी चीज़ें। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच वन इज द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम। इसमें से इकोसिस्टम का सीक्वेंस कौन सा है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर यहाँ भी है। फिर कंज्यूमर होते हैं। प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो एल्गी की ग्रोथ में यानी कौन ऐसा फैक्टर है जो इनकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करता है या लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्या CO2 है, क्या वाटर है, नाइट्रोजन है, सनलाइट है? ठीक है, ये भी PGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि जैसे जैसे हम पानी की गहराई बढ़ती जाती है या पानी की अमाउंट, वाटर की अमाउंट बढ़ती जाती है समुद्रों में या किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो उसमें लाइट की पेनिट्रेशन जो है वो कम होती चली जाती है। लाइट की जो पेनिट्रेशन है, वो क्या होती है, कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं यानी एल्गी वगैरह हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं मिल पाता और उनकी फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कंप्लीट इस सीरीज में कुल 24 वीडियो देखे। तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।